हाँ, तो पहली क्लास में अपन पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें अपन केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में करते हैं। इस टाइप की जो स्टडी होती है केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है उसको अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती है, जिसमें पहली ही डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए, इस प्रकार के सेल होते हैं जो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस की या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की रेडॉक्स रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले जो सेल होते हैं उनको अपन केमिकल सेल बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, और ये जो गैल्वेनिक सेल होता है, डेनियल सेल भी एक प्रकार से गैल्वेनिक सेल होता है। डेनियल सेल भी एक प्रकार से गैल्वेनिक सेल ही होता है। और डेनियल सेल जो स्पेशली बना हुआ होता है वो जिंक व कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हुआ होता है, राइट। और डेनियल सेल का जो ईएमएफ होता है, डेनियल सेल के लिए जो ईएमएफ होता है, यानी कि ई नोट सेल की वैल्यू होती है वो 1.1 वोल्ट होती है। 1.1 वोल्ट होती है। देखिए, अब इसी के रेफरेंस में अपन ये समझते हैं कि ये एक प्रकार से जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हुआ डेनियल सेल होता है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ये जिंक इलेक्ट्रोड डिप होता है। ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड डिप होता है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यदि अपन एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ दें, जिसकी वोल्टेज होता है 1.1 वोल्ट, राइट। अब देखो, जिंक इलेक्ट्रोड ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप होता है, तो किसी भी मेटल की टेंडेंसी होती है कि या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब यहाँ पर इस जिंक मेटल या जिंक इलेक्ट्रोड का जो ये इंटर स्पेस है उस पर दो प्रकार की रिएक्शन हो रही है कि जिंक जिंक और ये Zn+2। ये जिंक टू इलेक्ट्रॉन जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn+2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरे के पूरे इस सॉल्यूशन में Zn+2 आयंस है, ये पूरे Zn+2 आयंस है। अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इसका जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का वो नेगेटिवली पोटेंशियल हो जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, या ये ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट, और ये जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट और ये जो जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 298 केल्विन टेम्परेचर और इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोल हो, तो इस स्थिति में या इस स्टेट में इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर पॉइंट। देखिए, जब एक्सटर्नल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ये एक्सटर्नल वोल्टेज है और ये है 1.1 वोल्टेज। जब एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू 1.1 वोल्टेज से कम होती है तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगा। और अपने जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो होगा जिंक से कॉपर की ओर।
और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी वो हो जाएगी कॉपर से जिंक की ओर। सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है कि जब ये एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाती है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो हो जाएगा। और थर्ड स्टेट में जब ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा, इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होता है, यानी कि जो ये एक्सटर्नल वोल्टेज है या एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी। उस स्थिति में यह जो सेल है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होकर के इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस स्थिति में ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर हो जाएगी। अब इन तीनों ही सेल्स में देखो, ये तीनों ही सेल्स में एक यू शेप्स होती है, इसको अपन बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, राइट। अभी सोल्ट ब्रिज में जैसे केसीएल भी होता है, यूरिया भी होता है, अमोनियम नाइट्रेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में भरे हुए होते हैं। उस मेन फंक्शन जो होता है, इस सोल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। देखिए ये सोल्ट ब्रिज है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। ये सोल्ट ब्रिज जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें ये केसीएल हो सकता है, इसमें अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, इसमें यूरिया हो सकता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें भरे हुए होते हैं। और इस सोल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन होता है, यानी कि इट मेंटेन्स इट इसका मेन फंक्शन होता है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, it maintains the electrical neutrality of the medium। सेकेंड जो इसका मेन फंक्शन होता है सोल्ट ब्रिज का, इट completes the internal circuit, it completes the internal circuit। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का है, ये जिंक है, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा था कि ये जिंक ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये एनोड इलेक्ट्रोड होता है, उस पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। ये कैथोड होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इस यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच, जिंक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड व कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये चीज़ अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यदि इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यूनिट हो, यानी 1 एम हो, और इसको 298 केल्विन टेम्परेचर पर अपन स्टडी करें इसका, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, देखिए अब ये इस टाइप से सेल डायग्राम हो गया पूरा,
ये वोल्टमीटर से अटैच होता है। ये सोल्ट ब्रिज हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कैथोड होता है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और एनोड होता है उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है। एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है। इसको अपने एक स्टेप से याद कर सकते हैं। देखिए ये इसको अपन इससे याद कर सकते हैं। लोन LOAN की जो L इट मीन्स लेफ्ट, ऑक्सीडेशन O इट मीन्स ऑक्सीडेशन, A इट मीन्स एनोड और N मीन्स निगेटिव। ओके, तो एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है उसको लेफ्ट साइड में रखा जाता है। एनोड पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, एक और एनोड, और जो एनोड का पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। एक ट्रिक्स है, इसके हिसाब से अपन लोन के हिसाब से इसको अपन याद कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। अब देखिए या थर्ड पेज इलेक्ट्रोकेम। अब जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल को अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं और डेनियल सेल एक प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। और डेनियल सेल जो बना हुआ होता है जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ होता है। अभी अपन ने ये पढ़ा है कि डेनियल सेल में ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पर होगा और एनोड जिंक इलेक्ट्रोड का बना हुआ होता है। इसकी प्रोसेस ये हो जाएगी Zn+2 J2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड जो बना हुआ होता है वो कॉपर इलेक्ट्रोड का बना हुआ होता है और कॉपर पर ऑलवेज रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन होगी या रिडक्शन प्रोसेस जो होगा वो इस टाइप से हो जाएगा और दोनों इलेक्ट्रोड को अपन जोड़ देंगे तो एक सेल बन जाएगा। और ओवरऑल सेल रिएक्शंस को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं Zn प्लस Cu2 कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 एंड ये CS। इस प्रोसेस में ये टू इलेक्ट्रॉन्स या टू मोर इलेक्ट्रॉन्स और टू मोर इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। और किसी भी सेल का अपन जो EMF या ई नोड सेल फाइंड आउट करते हैं वो इस एग्जांपल से करते हैं। ई नोड सेल इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, ई नोड एनोड। अब देखिए कैथोड, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल में जो कैथोड बना हुआ होता है कॉपर इलेक्ट्रोड का। और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76। ये दोनों वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो डेनियल सेल के लिए जो ई नोड सेल है उसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैथोड यानी 0.34 माइनस -0.76 वोल्ट। तो ये हो जाएगा ई नोड सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। क्लियर। तो डेनियल सेल के लिए जो EMF की वैल्यू होती है वो होती है 1.1 वोल्ट, राइट। तो इस प्रकार से अपन एक बार फिर समराइज कर देते हैं। डेनियल सेल एक प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, डेनियल सेल एक प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। डेनियल सेल जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन प्रोसेस होता है। और एनोड
का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट। और फॉर्मूले को अपन ए नोड सेल इक्वल टू ए नोड कैथोड माइनस ए नोड एनोड से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और ये देखो इसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए नोड सेल इक्वल टू ई नोट आर माइनस ई नोट एल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि जो एनोड होता है उसको अपन बाईं ओर लिखते हैं, कैथोड होता है उसको अपन दाईं ओर लिखते हैं। क्लियर, पूरी समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है और प्लेटिनम को इसलिए यूज में लिया जाता है प्लेटिनम वायर को क्योंकि ये इनएक्टिव नेचर की होती है, ये इनएक्टिव नेचर की होती है और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराती है। इसका काम इतना सा होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करवाएगी। ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्लेटिनम ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बट इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए केवल एक सरफेस प्रोवाइड करवाएगा। ये जो सॉल्यूशन होता है, राइट, ये जो सॉल्यूशन होता है वो कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है या H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होती है, इसकी कंसंट्रेशन 1 m होती है और यहाँ से अपन हाइड्रोजन गैस को फ्लो करते हैं, यहाँ से अपन हाइड्रोजन गैस को फ्लो करते हैं। ये प्लेटिनम कोटेड होता है ये एक तरह से। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो मेनली इसका यूज क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो किसी भी एक इलेक्ट्रोड का अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और इसकी हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ए मेटल, यह रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। अब इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। और इसको हमेशा जो अपन लिखे जाते हैं, ये रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड होता है, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को ऑलवेज एनोड की तरह बिहेव किया जाता है, इसको एनोड की तरफ लिखा जाता है, यानी लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। सपोज करिए मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कॉपर मेटल के लिए, यानी कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ना पड़ेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ना पड़ेगा। और इसको अपन कैसे जोड़ेंगे, देखिए पीटी, ये एस, ये पीटी एक इलेक्ट्रोड की, ये H2 जी, और ये H2 इसका जो कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि गैसेस होता है तो इसकी कंसंट्रेशन बार में लेते हैं अपन, राइट। ये इलेक्ट्रोड है H प्लस, ये सॉल्यूशन में है और इसकी कंसंट्रेशन है 1 m। ये
सोल्ट ब्रिज है, और मुझे इसके साथ में कॉपर का इलेक्ट्रोड जोड़ना है, तो ये हो जाएगा CuS। ध्यान अपने को ये रखना है कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये एनोड की तरह बिहेव करता है, अब इस प्रोसेस से अपन देख रहे हैं, यदि इसकी अपन सेल रिएक्शन लिखें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखें, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जा रहा है, ये राइट हैंड साइड में लिखा जा रहा है। और राइट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ? राइट हैंड साइड का मतलब ये कैथोड हुआ, और कैथोड पे होगा रिडक्शन, कैथोड। और लेफ्ट हैंड साइड इसका मतलब ये एनोड हुआ, और एनोड का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इसकी जो रिएक्शन लिखी जाएगी, इसकी जो रिएक्शन सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, वो इस टाइप से लिखी जाएगी, जैसे H2G, ये इलेक्ट्रोलाइट तो H2 है इसमें, ये हो जाएगा 2H प्लस AQ, ये हो जाएगा 2, राइट। और ये Cu+2 है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो ये लिबरेट कर रहा है, उसको कैथोड पे इस Cu+2 आयन गेन कर लेंगे, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये CuS। ओवरऑल रिएक्शन जो होगी इस टाइप से, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, अगर अपन सेल में देखें तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होगा 2H प्लस H2, इसका होता है 0.0 वोल्ट। और इसकी जो वैल्यू है रीडिंग के आधार पर वो हो जाएगी E0 Cu+2 Cu इक्वल टू प्लस 0.3 वोल्ट, राइट। अब रिएक्शंस को, यानी सेल रिएक्शन को, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन एनोड पर होने वाली है, ये रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैथोड पर होने वाली है, तो अपन जानते हैं कैथोड पर रिडक्शन, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी सेल रिएक्शन, दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगी सेल रिएक्शन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स इधर और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये हो जाएगा कैंसिल। कैसे हो सकता है सेल रिएक्शन? H2G प्लस कॉपर आयन, ये 2H प्लस AQ एंड CuS, राइट। ये पूरी की पूरी ये है सेल रिएक्शन। यानी अगर इस सेल का जो EMF निकाले, अपन रीडिंग नोट करेंगे सेल की, तो इस सेल का जो EMF होगा वो हो जाएगा 0.34 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। तो ये अपने को पता है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज कर रहे हैं, उसका SHE, यानी इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.0 वोल्ट, और इसमें अपन कॉपर इलेक्ट्रोड जोड़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट है। तो ओवरऑल जो सेल का पोटेंशियल होगा वो सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड के कारण से होगा। तो इस प्रकार से कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता से फाइंड आउट कर लेंगे, जो कितना होगा 0.34, जो लगभग हो जाएगा 0.34, राइट, क्लियर? यस। अब इसमें अपन नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे, नेक्स्ट ब्लैंक पेज। ये नेक्स्ट, राइट। अब इसी टाइप से यदि मुझे जिंक इलेक्ट्रोड, इसी टाइप से यदि मुझे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे यदि फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? SHE के साथ में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, जिंक इलेक्ट्रोड SHE के साथ में मुझे जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना पड़ेगा। और अपन ये जानते हैं कि SHE के साथ में कैसे, P प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है,
इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन गैस है, ये 2H+, ये सोल्ट ब्रिज हो जाएगा, और ये हो जाएगा Zn+2 AQ या Zn। ये सोल्ट ब्रिज हो गया, ये सोल्ट ब्रिज हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, अपने जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड, राइट हैंड साइड पे कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस H2G, इस टाइप से ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 पे Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये Zn+। क्लियर? इसके लिए ई नोट, इसके लिए जो ई नोट सेल की वैल्यू होगी ई नोट 2H+H2 0.0 वोल्ट, और इसके लिए जो वैल्यू होती है Zn+2 Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट। तो जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी सेल की, ओवरऑल जो वैल्यू आएगी सेल की वो हो जाएगी 0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से अपन जिंक और कॉपर दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन या सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो इनके बेस पे ही जो डेनियल सेल जो होता है उसके लिए ए नोट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट होती है, राइट। डेनियल सेल में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिंक का एनोड, कॉपर का कैथोड, और एक सेल डायग्राम किस प्रकार डेनियल सेल का जो सेल डायग्राम होगा इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो Zn एस Zn+2 इक्वल्स ये इरेजर Zn एस, ये इलेक्ट्रोड है, ये Zn+2 है, ये एक इसकी जो कंसंट्रेशन 1, क्लियर। ये कॉपर, इसकी जो कंसंट्रेशन है ये क्यू 1, और ये कॉपर। तो ये जो डेनियल सेल है उसका ये सेल डायग्राम है, और सेल डायग्राम के बेस पे ही अपन सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये डेनियल सेल के लिए पूरी डिटेल्स हो जाएगी। तो अपन क्या क्या समझ चुके हैं कि एस एच ई क्या होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। एस एच ई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही अपन किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। एस एच ई की जो वैल्यू होती है, एस एच ई यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0 वोल्ट। तो इससे अपन किसी भी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्यों होगा? क्योंकि ये जो एस एच ई है, एक कन्वेंशन ये है, प्रिपार्टी ये है कि एस एच ई को अपन एनोड मानते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जो उसकी वैल्यू होगी वो एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो बाय एस एच ई की हेल्प से अपन किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब
नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। अपन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अपन ने पढ़ा नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में अपन ने पढ़ा है। जैसे अभी मैं बताऊं आपको, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अप टू डाउन आते हैं अपन, तो इसका रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता जा रहा है, और डाउन टू अप जाते हैं तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन अप टू डाउन आ रहे हैं तो इसका रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता जा रहा है, और डाउन टू अप जा रहे हैं तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इसके लिए लिथियम लिथियम के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -3.05। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिथियम मेटल है वो इसके ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं उन सबको ये रिड्यूस कर सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिथियम की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है वो उन सबसे ज़्यादा, राइट। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो H+ आयंस के कंपैरिजन में इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। H+ आयन के कंपैरिजन में इजीली रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए ये एक कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। एक ये हुआ Cu के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 0.52 वोल्ट। क्लियर? अब एक ये हुआ E0 2H+H2, इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 0.0 वोल्ट। एक ये हुआ E0 Fe+2 Fe, इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -0.44 वोल्ट। अगर मैं जिंक इलेक्ट्रोड की बात करूं, ये अपन ने कैसे फाइंड आउट की? ये सारी चीजें अपन ने कैसे फाइंड आउट की? ये अपन ने फाइंड आउट की बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। इसकी मैं बात करूं तो ये Zn+2, इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है -0.76, राइट। अब इसका जनरली मीनिंग ये है कि किसी भी स्थिति में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, सपोज करो इस Cu+2, इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू +0.34 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह Cu+2 आयन H+ आयनों की कंपैरिजन में इजीली रिड्यूस होते हैं। और देखो H+ आयन, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.0। इसका जनरली मीनिंग ये हुआ कि Cu+2 आयंस आर easily reduced than H+ ion, easily reduced than H+ ion। क्लियर? यानी किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह आयंस यानी उस मेटल के जो आयंस हैं, उस मेटल के आयंस हैं वो H+ आयंस की कंपैरिजन में इजीली रिड्यूस होंगे। क्लियर? अब देखो H+ आयन से कौन कौन इजीली रिड्यूस हो सकता है? Cu+2 आयन, Cu+ आयन। बट H+ आयन से कभी भी Fe+2 आयन और जिंक आयन ये इजीली रिड्यूस नहीं होंगे। इस चीज को अपने को फोकस करना है
कि यदि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, यदि किसी भी मेटल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, तो वह आयंस H प्लस आयंस के कंपैरिजन में इजीली रिड्यूस होंगे। क्लियर? अब यही कारण है कि जो हाइड्रोजन गैस है कॉपर आयंस का रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए कॉपर कभी भी HCl में डिसॉल्व नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस है वो कॉपर आयंस का इजीली रिड्यूस कर सकती है, इसलिए कॉपर कभी भी HCl में डिसॉल्व नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों की प्रोसेस में देखो तो ये इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कैसे इजीली रिड्यूस हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला H, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला Cu+2, क्योंकि ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कौन करेगा? H2, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगी और इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? कॉपर आयन। जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? H2G 2H प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स इसका रिडक्शन कर देंगे Cu+2। इजीली रिएक्शंस क्या हो जाएगी? इजीली रिएक्शन हो जाएगी H2G Cu+2 Aq and 2H प्लस C। बट कभी भी दिस इज ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, परंतु ये प्रोसेस कभी भी नहीं हो सकता। कौन सा? कि CuS प्लस 2H प्लस Cu+2 एंड H2, ये प्रोसेस कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि जिस मेटल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है वो H प्लस आयंस के कंपैरिजन में इजीली रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर तो रिड्यूस कौन हो रहा है? Cu+2। ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए वैल्यू कितनी है? 0.0 वोल्ट, इसके लिए वैल्यू कितनी है? प्लस 0.34 वोल्ट, तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो H प्लस के कंपैरिजन में ये रिड्यूस होना चाहिए, और इसमें हो क्या रहा है कि ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसके बारे में अपन ये पढ़ सकते हैं कि कोई भी मेटल जिसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है वो H प्लस आयंस की कंपैरिजन में इजीली रिड्यूस होगी। राइट? ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ाई।